नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ द फॉलोअप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी सनी सारद भी मौजूद हैं। आपको मालूम है कि हेमंत सरकार का हेमंत पार्ट 2 का आज बजट जो है पेश कर दिया गया। 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट है। भारी भरकम यह आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है? पिछली सरकारों से इसमें नया क्या कुछ है? क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए? इन तमाम तरीके की जानकारी जो है आपको इस लाइव में मिलेगा। आप लाइव में बने रहिए और ये भी बताएंगे कि आखिरकार बजट के दौरान क्यों हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ साथ सत्ता पक्ष जो है मेज पीटने लगा, ताली बजाने लगा। वित्त मंत्री ने आखिरकार ऐसा कुछ क्या कह दिया है, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि विपक्ष आखिर क्या कुछ बोल रहा है। बाबूलाल मरांडी से लेकर के बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, हेमंत पार्ट 2 के इस बजट पर आखिरकार उनका क्या कुछ रिएक्शन है। सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फॉलोअप के, क्या कुछ आपको लगा इसमें नया क्या है? क्या नयापन है? नयापन कोई बहुत अधिक नयापन नहीं है। सरकार ने मैया योजना की राशि को बजट में देने का सबसे बड़ा उपाय किया है। यही इसकी सबसे बड़ी नयापन है। और सोशल सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस है। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, सोशल सेक्टर पर सरकार का सबसे अधिक फोकस है। सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया है और कोशिश किया है कि जो हमारी घोषणाएं थी, चुनावी घोषणाएं थी, हम उसको पूरा करें। मैया योजना की राशि समय पर नहीं मिल पा रही थी, वो हम समय पर दें। लोगों में जो संशय था उसको हम दूर करें। ये मुख्य विषय यही है। मतलब एक जो सवाल महीनों भर से, खास करके चुनाव परिणाम के बाद से ही यह सवाल उठ रहा था कि ये जो भारी भरकम राशि बोल दिया गया है हर महीने 2500 देने का, और तकरीबन वो आंकड़ा भी बताया गया कि 50 लाख से अधिक महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, और जो डिले हो रहा था उन सवालों को जो है जवाब बजट के जरिए, ये जो बजटीय प्रबंध किया गया है मैया योजना के लिए, उसके जरिए दे दिया गया। हाँ बिल्कुल, 13,300 लगभग 63 करोड़ की राशि मैया योजना के लिए बजट में दी गई है। और इससे यह तो अब सुनिश्चित हो गया है जो अगले मतलब आगे के दिनों में मैया योजना की राशि लाभुकों के खाते पर समय पर चली जाएगी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और यह बोल रहे हैं कि ये जो सवाल, खास करके देखिए इस योजना पे इसलिए भी बातचीत हो रही है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कई तरीके का सवाल जो है वो संशय पैदा कर रहा था। खास करके उनके बीच जो हेमंत सरकार की ओर, हेमंत सोरेन की ओर जो है काफ़ी उम्मीद से देख रहे थे, तो उनको जवाब मिल गया है, जैसा कि इस बजट में जो प्रावधान किया गया है। हालांकि एक बात ये भी बोल रहे हैं ये कि कुछ नया नहीं है, जो पुराना चला हुआ आ रहा था उसी को कैसे मजबूती से जो है आम लोगों तक डिलीवर किया जाए, उसकी कोशिश की गई है। हाँ, अब नया नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं विकास की जो राह है वो अवरुद्ध हो रही है। अब मान लीजिए सड़क के निर्माण पर राशि खर्च नहीं की जाएगी, बड़ी राशि, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं पर लगाने पर खर्च नहीं किया जाएगा, तो यह भी एक विकास का पक्ष है। वहाँ भी सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो सरकार के पास फंड उपलब्ध है या जो उसको पैसा मिलना लग रहा है, जो हमको मिलेगा, उसी सीमित दायरे में सरकार ने अपने को एडजस्ट किया है। मतलब जो ग्रामीण कार्य का जो बजट घटाया गया है, या फिर आप जो देख रहे हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बातचीत नहीं है, उस पर आप बोल रहे हैं? हाँ, और हम उसी पे बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैया सम्मान योजना, सोशल सेक्टर, ये इस राशि से गरीबों का भला होगा, उनकी पेट की आग बुझेगी। लेकिन उसके साथ साथ राज्य को विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए उधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमको लगता है जो सरकार के पास फंड सीमित है और इस कारण से सरकार उस दूसरे राह पर थोड़ा कम ध्यान दी है। एक चीज़, जब उद्योग विभाग
के बारे में जब जानकारी दे रहे थे वित्त मंत्री, तो उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया का निवेश लाएगी हेमंत सरकार और उस निवेश से जो है रोजगार भी मिलेगा। तो क्या वाकई में आपको ये लग रहा है, चूंकि पिछले अगर जो कोशिशें रही है पिछली सरकारों की, अगर हेमंत सोरेन की पिछली सरकार ले लें या फिर इनसे पहले की सरकारों को ले लें, तो ये जो इस तरीके के जो वायदे और दावे हुए उसके अनुरूप आपको लगता है कि ये 20,000 करोड़ रुपया का निवेश आ जाएगा? 20,000 करोड़ का आ जाएगा ये तो हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निवेश के लिए कई शर्तें हैं। अब जैसे उग्रवाद, लैंड रिक्विजिशन, पॉलिटिकल शांति, तो ये सारी चीज़ों पर अगर सरकार समेकित रूप से ध्यान दे और सार्थक प्रयास करे निवेशकों को लाने का, जो बड़े पूंजीपति होते हैं वो जो पूंजी लगाते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उनको शांति चाहिए, उनको जमीन चाहिए, बिना किसी रुकावट के कोई मतलब एनार्की ना हो, प्रशासन का बहुत हस्तक्षेप ना हो, गुंडागर्दी ना हो, उस इलाके में शांति रहे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने पर ही निवेश राज्य में बढ़ेगा। ऐसा पिछले 24 साल का यही मतलब इतिहास दिख रहा है। बिल्कुल। अब पांडे जी भी जुड़ गए हैं। पांडे जी, अभी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, जाहिर सी बात है कि बजट को जिस तरीके का एक रहा है कि बजट के विपरीत ही बयान आया होगा, क्या कुछ बोल रही है बीजेपी? बीजेपी दिशाहीन बजट बोल रही है कि भाई इसमें किसी भी चीज़ को सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, अपनी ना ही घोषणाओं पर ना ही भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई हम सबसे केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, दूसरी तरफ आप देखें तो बजट में ही खुद उन्होंने दिखाया है कि सबसे अधिक पैसा केंद्रांश के तौर पे आएगा। तो सरकार या तो वो कहना बंद कर दे कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है। तीसरी बात, 1,00,000 जो 65,000 करोड़ का जिक्र है, 36,000 करोड़ का, उसके लिए सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई कमेटी कौन बनाया, राज्य सरकार ने बनाया या नेशनल लेवल पे बना है। तो वो आंकड़ा, इस पे तो सदन में जिक्र हुआ, आज सरयू राय के सवाल पे वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया। हाँ, प्रभारी मंत्री के रूप में योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि 1 मार्च को हमने यहाँ कमेटी बना दी है, आखिरी में, सबसे अंत में। हाँ, सबसे अंत में। और वित्त मंत्री ने कहा कि जो कोयला मंत्री हैं रेड्डी, उनसे मेरी बात हुई है, वो भी अपनी एक टीम भेज रहे हैं और ये कमेटी और वो टीम दोनों मिल के पूरे बकाये राशि पर आकलन करेगी, जो कितना राशि है, कितना सही है, कितना गलत है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोलिए पांडे जी। नहीं, इसमें देखिए ये पैसा मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और इसमें तो सिर्फ झारखंड नहीं है, बाकी के भी स्टेट हैं। 5 स्टेट 35 साल से केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मेरा इतना बन रहा है और बीजेपी का कहना कि अभी से ही कि इतना बन रहा है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। अब तो कमेटी तय करेगी कि भाई क्या सचमुच कितना पैसा है, उसको भी 12 बराबर किस्तों में देना है, 12 वर्षों में। हाँ, 12 वर्षों में। तो अब आप समझिए कि कितना पैसा उस समय आएगा या फिर कुछ नया इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्योंकि राज्य सरकार को ये कमेटी बना के सीधे उस कमेटी के आधार पर केंद्र पे ये दावा कर दे कि मेरा इतना पैसा बचता है, आप दे दीजिए, तो ये मतलब सार्थक नहीं लगता कि उसको इतना मिल ही जाएगा। दूसरी बात, सर जैसे कह रहे थे कि मैया योजना के लिए पैसा रखा गया है, मैयाओं को रेगुलर पैसा मिलेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार का दावा है 57 लाख अभी एनरोलमेंट। 57 लाख को अगर 30,000 से गुना कर दे तो अमाउंट कितना हो जाता है, अधिक हो जाएगा, जितना सरकार ने रखा उससे कई गुना अधिक। दूसरी बात कि सरकार अब नया एनरोलमेंट कराएगी, 18 वर्ष पूरा होने वाले के अधिक जाएगी, तो ये संख्या सरकार का एक प्रस्तावित है कि 65 लाख। तो 65 लाख को भी 3,000 से गुना कर दे तो वो भी नहीं होगा, डबल से भी अधिक राशि चाहिएगी। इसका मतलब या तो सरकार फिर यही तोड़ के पैसा देगी, रोक के पैसा देगी। तो ये उसमें भी, हाँ, सरकार, जैसे सर ने कहा एक बहुत अच्छी बात कि आम आदमी की तरह कहा कि सड़क नहीं बनेगा, कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा। सिर्फ ये बात नहीं है, टूटी सड़क पर हम चल लेंगे, आप चल लेंगे, लेकिन एक सड़क बनता है तो मान लीजिए अगर पीसीसी सड़क बना तो सीमेंट फैक्ट्री को रोजगार मिलता है, लेबर को रोजगार मिलता है, तो गांव में पैसा तो मैया योजना का भी पैसा जो जाएगा
तो वो भी पैसा तो बाहर ही निकल रहा है ना। आप देखिए कि गांव के दुकानदारों से बातचीत कीजिए, बोलोगे, बोल रहा है कि फ्लो बढ़ गया है, खरीदारी कर रही है महिलाएं। नहीं नहीं, तो सरकार का बजट ही देख लेते हैं, क्या उतने पैसे में ही सड़क बनेगा? क्या उतने पैसे का इंस्टीट्यूशन लगेगा? सरकार का कितना दावा है? सरमैया योजना में सरकार कितना खर्च है? 13,000 करोड़। हालांकि सरकार ने कैबिनेट में जब इस निर्णय को लिया था, उस समय सरकार का अनुमान था 17,500 करोड़ की राशि खर्च होगी। नहीं, अभी जो बजट में जो 13,000 कुछ करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसे गुना भाग करके देखा तो इसके हिसाब से 44 लाख के आसपास महिलाओं को पैसा मिल पाएगा। इसका मतलब सरकार जो खुद बोलती है कि 56 लाख 57 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका मतलब है कि 10-12 लाख नाम कटने वाला है। जो इसको कुछ तो कट ही रहा है ना लगातार। जैसे पारा शिक्षकों की जो पत्नियां ले रही थी, दूसरे जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले एक फैमिली के लोग जो पैसा ले रहे थे, धीरे धीरे तो कट रहा है। देखिए, मैया योजना का सीधा फंडा है। ये सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब सरकार नहीं, जेएमएम और कांग्रेस का सबसे पूरे बड़ा। देश भर में कह लें, अलग अलग स्टेट तो सब तो चला ही रहा है, लगभग चला है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सब चला रहा है। सब तो मैया योजना की राशि तो सरकार देगी, अब वो किस शर्त पर देगी, कैसे देगी, वो चलते रहेगा। वो चलते रहेगा। और 55 लाख का उम्मीद सरकार को उस समय भी था, जो इतने इसके लाभुक होंगे, उसके अनुसार 17,500 करोड़ का इनका अनुमानित मतलब बजट था, मतलब राशि था। राशि नहीं, मतलब अनुमान था कि 17,500 करोड़ की राशि खर्च होगी। 13,500 करोड़ का ये प्रावधान कर दिए हैं। और लास्ट वित्तीय वर्ष के लास्ट तिमाही में अगर घटेगा तो फिर 3-4 हजार करोड़ रुपए का राशि का जुगाड़ करेंगे। और तब तक सरकार को यह भी उम्मीद होगी, जैसा हमको लगता है, जो 1,36,000 करोड़ में अगर हमको कुछ तो आएगा, 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ अगर मिल गया, एक किस्त भी मिल गया अगले 6-9 महीने में, तो हम इस योजना को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब क्या ये सरकार का हम सुझाव दे सकते हैं, पब्लिक की बात कह सकते हैं, जो विकास के जो मानदंड है, जिससे स्टेट का विकास हो, उस पर भी सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ पेट भरने से राज्य का विकास नहीं होगा। नहीं, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए पूरे देश की स्थिति क्या है कि 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा हैं। यहाँ हो, महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र को तो बोला जाता है कि भाई कैपिटल स्टेट है, राजधानी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी इस तरीके की योजनाएं जो है वहाँ पे लानी पड़ रही है। बात यह है कि ये जो 13% जो सरप्लस बजट है, जैसा वित्त मंत्री बोले और जो दिखा भी, ये पिछले दफ़ा संभवतः 1,37,000 या कुछ का बजट था, 28,000 का था। तो ये जो बढ़ रहा है चीज़ें, तो क्या वाकई में ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से रुक ही जाएगा, काम नहीं होगा? ऐसा भी तो नहीं है, थोड़ा बहुत सब जगह से काटा गया है, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं भी देख रहा था। नहीं, रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब हम आगे बढ़कर तेजी से काम कर पाएंगे उस क्षेत्र पर, ये नहीं हो पाएगा। देखिए, औसतन सड़क की मरम्मती या 2 किलोमीटर बन रहा है। हाँ, उससे देखिए, सरकार जब एसेट क्रिएट करती है तो भविष्य के लिए भी उसको लाभ होता है। मान लीजिए कि अगर मेरे घर में, आम आदमी को समझाने के लिए, मेरे घर में सोना है तो हम कभी लोन ले सकते हैं, तो उसी तरह सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एसेट होता है। अगर न्यू एसेट क्रिएट नहीं होगा तो सरकार का यूँ कहे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्ट्रांगनेस नहीं आएगा। एक दूसरी बात, सरकार ने सबसे ज़्यादा अच्छा बात कहा है कि मेरे यहाँ गांव गरीब गुरबा का ये राज्य है और यहाँ इसीलिए हम सोशल वेलफेयर में ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, सरकार का एक मोटो है। और मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया है बजट पेश होने के बाद कि जो चीज़ें छूट गई हैं उसको बाद में जोड़ लिया जाएगा। नहीं, अब तो जैसे है कि अनुपूरक लाने का कितना प्रावधान है और अनुपूरक किन किन विषयों पे आएगा, कोई नई योजना नहीं आएगी। सर बता सकते हैं? 2 अनुपूरक ला सकते हैं। अनुपूरक 2-3 कितना भी ला सकते हैं। मतलब जैसे इसके बाद 3 अनुपूरक ला सकती है सरकार, अनुपूरक बजट। और वो तो सरकार का विशेषाधिकार है, अनुपूरक रहे न रहे, जेएसएफसी से लोन लेके वो किसी भी योजना को किसी भी समय शुरू कर सकती है। अगर मान लीजिए सरकार को कल 1,000 करोड़ रुपए का जरूरत है तो वो जेएसएफसी से लोन ले लेगी और कैबिनेट का फैसला लेगी, 1,000 करोड़ रुपया लेके और वो उसी योजना को शुरू कर देगी। और उसको जब अनुपूरक
पेश करेगी उसमें एडजस्ट कर देगी। एक चीज जो वित्त मंत्री बार बार जोर दे रहे थे सर कि राजकीय जो घाटा है, जो कोष राजकोषीय है, घाटा। हाँ, राजकोषीय घाटा, उसको जो है मतलब संतुलित रखें, उसमें मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। देखिए, क्या है थोड़ा ये अगर राजकोषीय घाटा ये है जो राज्य का जो जीएसडीपी होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो लगभग, जो हमको फिगर याद है, 5 लाख समथिंग करोड़ है। तो एक नीति आयोग और वित्त केंद्र सरकार, इसका कहना है कि जो आपका सकल मतलब ये है जीएसडीपी है, 5 लाख मान लीजिए जो आपका जीएसडीपी है, तो उसका मैक्सिमम आप 3% ही लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम। लेकिन झारखंड सरकार इस पैमाने पर लगभग सही है, ये 2.02% ही लोन ली है, मतलब ऋण ली मतलब है, उस फॉर्मेट के अंदर हमें है। मतलब कहने का इसका लेमैन की तरह घरेलू आम मतलब जितना आपका आमदनी है उससे ज्यादा मतलब हाँ खर्च नहीं है, नहीं है, मतलब अभी संतुलित है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बात, कैपेसिटी जो मतलब है सरकार के पास है, मतलब सरकार लोन ले सकती है जरूरत पड़ेगी तो। अगर किन्हीं को ये लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रोड़ा बन सकता है, कोई योजना, देखिए वित्तीय मतलब मामलों में आप ये समझ लीजिए, जो लोन को बहुत बुरा नहीं माना जाता है जी। सिर्फ देखा जाता है जो लोन लेके हम उसको प्लान में खर्च करें, मतलब एसेट्स क्रिएट करें। अगर हम 10,000 करोड़ रुपया लोन ले मतलब विश्व बैंक से, और उस 10,000 करोड़ से ऐसी संस्था, ऐसी सड़क का निर्माण करें जिससे स्टेट गवर्नमेंट को प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपए का फायदा होने लगा है, तो उस ऋण को अच्छा माना जाता है। लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कीजिएगा तो स्टेट डूबेगा। एक जो फोकस में जो चीज़ें होनी चाहिए विपक्ष के, खास करके बीजेपी के जो कई एमएलए पूर्व मंत्री जब सदन के बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सीधे युवाओं के लिए कुछ वैसा दिख नहीं रहा, खास करके नौकरी या फिर बेरोजगारी भत्ता, या फिर जो कांग्रेस का वो 7 गारंटी जो चुनाव के दौरान दिया गया, या फिर जेएमएम का जो घोषणा पत्र था, उस वक्त शायद घोषणा पत्र का कुछ और नाम दिया गया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें कही गई चुनावी वायदों के दौरान, चुनाव के दौरान, उस पर कुछ दिखा नहीं उस टाइप के, खास करके युवाओं के लिए। देखिए, एक लाइन में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि पूरा बजट मैया सम्मान योजना से ही प्रभावित बजट लग रहा है। एक तो ज़्यादातर विभाग के पैसे जो है वो काट के 13,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, चाहे वो ग्रामीण कार्य हो, ग्रामीण विकास हो, कृषि हो, यहाँ तक कि खेल विभाग का भी मैं बजट देख रहा था। मतलब 2 साल पहले जो खेल विभाग का बजट था, आज का बजट उससे भी कम हो गया है। मतलब झारखंड एक डेवलपिंग स्टेट है, मतलब ऐसा नहीं कि विकास हो गया अब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी स्टेट या कंट्री डेवलपिंग स्टेज में रहता है तो उसमें लगातार पैसे अधिक खर्च होते जाते हैं। अब अगर 2 साल पीछे से भी कम खर्च होते जाएंगे, इसका मतलब है कि कटौती हो रहा है और काम प्रभावित होगा। जिस हिसाब से अब देखिए कि झारखंड मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोल चुके हैं कि जब केंद्र सरकार जो खेल का बजट देती है वह गुजरात से एक भी मेडल नहीं आता है, लेकिन गुजरात में 16% से अधिक, या आंकड़ा और अधिक हो सकता है, बजट का उतना पैसा चला जाता है, लेकिन झारखंड को कुछ भी नहीं मिल पाता है पैसा केंद्र से। लेकिन जब झारखंड सरकार ही खेल का बजट तैयार करती है, आप समझिए कि 2 साल पहले का जो बजट था उससे भी कम कर देती है। उसी तरह आप अलग अलग विभागों के हिसाब से देखें कि सड़क में कटौती, खेल में एक चीज मैं पढ़ रहा था कि खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का मामला, क्या ये पहले से था नियमावली, या फिर 2025 का नियमावली अलग से बनेगा? नहीं, पहले से था। हाँ। ये पहले से, ये मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ कि 32 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा है, तो ये पहले से ही मामला था। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़, जैसे कि अभी खास करके विपक्ष के जो विधायक हैं वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि 5 लाख नौकरी का जो वादा किया गया था, हालांकि पिछली बार का था, अब तो उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है हर एक साल। लेकिन बेरोजगारी भत्ता का वादा किया गया था, उसका कहीं जिक्र नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर नई चीज़, मुझे शायद पता नहीं पिछली बार था या नहीं था, इसमें यह है कि झारखंड राज्य से 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक का वार्षिक एवं दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। मतलब आप समझिए कि पिछली बार जो कहा गया था
कि 4,000 और 7,000 रुपए जो बेरोजगारी 5,000 और भत्ता, 7,000। 5,000 और 7,000, तो ये 4,000 दिव्यांग और अनाथ के लिए ये एक नई चीज़ जोड़ी गई है। मैं शिक्षा का ही बजट देख रहा था, इसमें एक चीज़ और फोकस है, मुझे लगता है कि सरकार पत्रकार कुछ ज़्यादा तैयार करना चाह रही है। 5 जिलों में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है, जिसमें कि जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर। इसके अलावे लीगल स्टडीज, मतलब जो लॉ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं, इसमें लिखा गया है कि लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में कुछ 5 नए विधि महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। मतलब ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर 5 लॉ यूनिवर्सिटी बन जाए, 5 जो है ये स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का खुल जाए, तो शिक्षा के स्तर में खास करके जो ये टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से, हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि गोड्डा, बोकारो और गोड्डा में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र से मतलब अब पठन पाठन शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ खास नहीं है, इसलिए कई विधायक एक चीज जो सनी इस पे बात होना जरूरी है कि टूरिज्म पे फोकस मैं जैसा देख पा रहा हूँ, खास करके कि उसमें जो ग्लास ब्रिज की बात है, वित्त मंत्री ने यहाँ तक जिक्र किया कि अगर हुंडरू और इसके साथ नेत्रहाट और एक और कोई फॉल है जिसका नाम बोले रहे थे दसम, कि यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनेगा। और इसके बाद वो बोल रहे थे कि अगर ग्लास ब्रिज बन जाता है तो झारखंड जो है जम्मू कश्मीर और बाकी दूसरे स्टेट जहाँ पे पर्यटन को लेकर के बहुत एक तरीके से उत्साह रहता है दूसरे स्टेट के लोगों में, दूसरे कंट्री के लोगों में भी, वो झारखंड भी उस दायरे में आ जाएगा। एक माइनिंग टूरिज्म की भी बात है। माइनिंग टूरिज्म मैं पहले भी सुना हूँ इस शब्द को, क्या पिछली बजट में भी इसका जिक्र था? नहीं, मुख्यमंत्री जी बोलते रहे हैं जो माइनिंग टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि यहाँ माइंस बहुत अधिक है और बहुत बंद पड़े खदान है, उसको टूरिज्म का स्वरूप देके वहाँ विकसित करके लोग ताकि आए जाएं वहाँ देखें। तो ये मुख्यमंत्री की घोषणा रही है। अब बजट का थोड़ा सा माइन्यूटली उसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसके बाद उसमें किस पार्ट में कैसे हम क्या करेंगे वो देखना होगा। अलग अलग जब विभाग का बजट आएगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा, एक्सप्लेन होगा। नहीं, उसके अलावा जैसे हाँ। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन का रखा गया है, दरअसल सरकार की ये सोच है कि अगर मान लीजिए हम मास कम्युनिकेशन से डिग्री नहीं भी देते हैं, उतना सक्षम कर देते कि एक अच्छा वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर तैयार कर देते और एडिटिंग, तो वीडियो एडिटर, तो ये लोग अपने गांव में शादी विवाह का एल्बम या खींच के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में पांडे जी आप कहाँ डिरेल हो जा रहे हैं? मास कम्युनिकेशन के बच्चे शादी विवाह का भी वीडियो बनाएंगे, वो सरकार इसमें है जिक्र, मेंशन है नहीं। जब सरकार ये आप अपने से व्याख्या कर रहे हैं तो, और इनका कहना है अभी अपने से व्याख्या मत कीजिए। अब वहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो फिर आप वहाँ बोलेंगे कि वह जा करके कोर्ट कचहरी के बाहर जा करके एफिडेविट बनाएगा। अब ये कोई मतलब नहीं है। पांडे जी का दूसरा कहना है, पांडे जी का कहना है कि जो मास कम्युनिकेशन मतलब वीडियोग्राफी का स्किल अगर डेवलप हो जाए, स्किल डेवलपमेंट अलग मसला है। स्किल डेवलपमेंट में तो सिखाया ही जाता है सब। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जर्नलिज्म के हिसाब से जो पत्रकारिता करेंगे, या फिर आज स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा नौकरियां कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है। आप कहीं भी चले जाइए, पान वाले को भी सोशल मीडिया पे आना है, कंटेंट उसको चाहिए। तो मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे तो सिर्फ पत्रकारिता करेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे तो उनके पास स्पेस खुलेगा। क्या ऐसा नहीं? हाँ बिल्कुल, हुनरमंद बनाया जा रहा है। पांडे जी कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं। मीडिया में नौकरी नहीं मिल सकता। पांडे जी जो कहना चाह रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा फ्रूटफुल है। इसकी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो पढ़ के निकल रहे हैं वो पत्रकार ही बन रहे हैं। कोई पीआर में जा रहा है, कोई वीडियोग्राफी में जा रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग में जा रहा है। तो वीडियो एडिटिंग में भी ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ चैनल में वीडियो एडिटिंग है उसी में कर रहा है, कोई जाके ग्राफिक्स में काम कर रहा है, कोई शादी का जो इवेंट कंपनी, जो फिल्म का वीडियो एडिट होता है वहाँ जाता है, वही कर रहे थे। पर्यटन पर हम लोग बात कर रहे थे अभी। तो इसमें एक चीज़ का जिक्र है कि हर प्रखंड में स्टेडियम जहाँ कहीं भी नहीं है वो मॉडल प्राक्कलन बनाकर जो है वो स्टेडियम जो है बनाई जाएगी। सीधी नियुक्ति तो पहले भी होती रही है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक नियमावली बनाई जाएगी। नहीं तो सर बोल रहे हैं कि नियमावली पहले से है। नियमावली बनी हुई है बहुत पहले,
लेकिन ये उसको नियमावली 2025 मतलब तो हर साल तो उसको संशोधन वगैरह- संशोधित करेगी सरकार को। कोई नया सोच होगा नियमावली में, जो हम इस तरह के खिलाड़ी और इस शर्त पर हम इन लोगों को सीधी नियुक्ति देंगे, वो कुछ करेगी। लेकिन या नए खेल को भी सीधे नियुक्ति में जोड़े। एक जो बाल बजट की बात, हालांकि पिछले बजट सत्र के दौरान भी ये चीजें आई थी, इस शब्द को मैं सुना था, इस बार बजटीय प्रबंध शायद किया गया है, तो ये क्या होगा बाल बजट से, मतलब क्या, मतलब वो मैं समझ नहीं पा रहा। हम जो समझे हैं अभी तक पिछले 2-4-5 साल का बजट देखते देखते, बाल बजट, महिला बजट, कृषि बजट अलग से, ये एक पब्लिक को मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला शब्द है। अब जैसे पिछला बार हमर अपन बजट, अब इस बार अबुआ बजट। अरे बाबा, नाम से जनता को क्या लेना देना है? जनता के लिए क्या है बजट में, ये बताना बहुत जरूरी। क्या है मैया के अलावे क्या है जो सीधा मतलब लाभ आपको दिख? एक तो 200 यूनिट बिजली वाला भी लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसमें कोई कटौती है नहीं। ऊर्जा विभाग में 300 करोड़ का सरप्लस ही है, मुख्यमंत्री के पास विभाग है। नहीं, बिजली का 200 यूनिट का कटौती का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, जो हमको आंकड़ा याद है, लगभग इसके लाभुक लगभग 40 लाख लाभुक हैं 200 यूनिट से नीचे का, मतलब मुफ्त बिजली जलाने वालों का। 40 लाख मतदाताओं को नाराज करना आज के डेट में किसी सरकार की कुवत नहीं। 40 लाख परिवार हो गए एक तरीके से, ये बन की सिंगल, मतलब जिनके नाम पे कनेक्शन, हाउस होल्ड लगभग, मतलब ये तो 1.5 से 2 करोड़ लोग हो जाएंगे। नहीं, एक घर में 4-5 आदमी तो अमूमन हम लोग 60 लाख जैसा कि आंकड़ा हमको याद आ रहा है, 60 लाख के आसपास टोटल उपभोक्ता झारखंड में हैं। अच्छा। उसमें लगभग 40 लाख ऐसे हैं जो 200 यूनिट से नीचे बिजली जलाते हैं। मतलब 20 लाख उपभोक्ता, 20-22 लाख उपभोक्ता जो हैं बिजली बिल भर रहे हैं। उसमें ज्यादातर बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, कोई दुकान चलाते होंगे, किन्हीं का कोई वो प्लांट commercial- होगा। मतलब ग्रामीण इलाकों के मैक्सिमम लोग, अब ये आपके हिसाब के जो आंकड़ा है उसमें लगता है कि ग्रामीण इलाके के 70% लोग ऐसे। नहीं, जो सूचनाएं हैं उस जी। पर कोई ऑथेंटिक मतलब डाटा नहीं आया है। लेकिन अब तो ये सूचना है जो गांव के उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं जा रहा है, मतलब नहीं जा रहा नहीं, उनको मुफ्त में बिजली मिल रही है। बिजली बिल मुक्त गांव हो चुका है। हाँ, बिजली बिल मुफ्त संथाल परगना पर भी बहुत फोकस है इसमें। हाँ। जैसे कि साहेबगंज में जो भोगना डी है, सिद्धू कानू मुर्मू जी की जन्म स्थली, उसका उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण कार्य की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही संथाल परगना में गोड्डा ही आता है। गोड्डा जिला में बहुत बड़ा डैम है, सुंदर डैम, उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन के रूप में जो है विकसित करने की बात कही गई है। इसके अलावा गुमला जिले के नागफनी, अम्बा घाट, और इसके अलावा जो आप बता रहे थे ग्लास ब्रिज, ये सारा मतलब टूरिज्म के ही- टूरिज्म का ही मैं बता डिपार्टमेंट रहा का था। बात कर रहे हैं आप। दसम, हुंडरू, नेतरहाट, पतरातू में ग्लास ब्रिज। हाँ। ये ग्लास ब्रिज अभी अखबारों में खबर छपी थी कि 2 ही जगह है शायद देश में, एक राजगीर में, 3 स्टेट और में कहीं है। कहीं। हाँ, तो इसके अब झारखंड में खबरें भी आ चुकी है, मीडिया में छप चुकी है। इसके अलावा रजरप्पा में मंदिर कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ और यहाँ पर खास देखने को मिल रही है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य कला अकेडमी का भी गठन करने जा रही है। इसके अलावा ललित कला अकेडमी, ये भी नया और नहीं संगीत है, कला नया नहीं है, लेकिन बजट में है, सरकार करना चाह रही है। देखिए, झारखंड के बारे के विकास को जब केंद्र में रख के आप सोचेंगे तो विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा का सरकार के सामने 2 ही 3 माध्यम है। एक, टैक्स बढ़ाना, जो सरकार बढ़ा नहीं सकती है। दूसरा, केंद्र पर जो बकाया 1,36,000 करोड़ है उसको वसूलना। और तीसरा, अपना रिसोर्स डेवलप करना। तो रिसोर्स डेवलप करने में झारखंड पर्यटन के विकास के मापदंड पर सबसे बेस्ट पॉइंट है। जहाँ अगर सरकार सही मायने में ईमानदारी से प्रयास करे तो पर्यटकों का यहाँ इनकम बढ़ेगा। न सिर्फ सरकार का बल्कि आसपास जिस क्षेत्र का वो पर्यटक क्षेत्र है उस इलाके में मतलब खुशी लौट आएगी। तो झारखंड में अगर फ्यूचर की बात करें, 25-30 सालों के बाद जिस तरीके से कोयला रोज निकाला जा रहा है, पत्थर तोड़ा जा रहा है, तो बाद का जो आर्थिक जो मॉडल होगा वो टूरिज्म यहाँ दे सकता है। और ये जो प्रयास है उस दिशा में है, अगर किया जाए तो अच्छा। हाँ, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है आपके पास। कृषि का बहुत अधिक विकास पठारी इलाका होने के कारण संभव नहीं है। और अगर विकास
सरकार कर भी सकती है, तो उस पर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उस इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से पर्यटक क्षेत्र को अगर आप विकसित कर दें तो वहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत कम खर्च में आप विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। एक चंपई सोरेन जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर फोकस होकर कुछ भी इस बजट में नहीं है। और जो ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय साहब, वो जिस हिसाब से कंपेयर करके पिछली बार से इस बार दिखा रहे थे, जो SC ST OBC कल्याण विभाग है उसमें भी बजट में कटौती कर दी गई है करीब 1400 करोड़ की। तो इस हिसाब से क्या सचमुच में, मतलब मैं जानना चाहूँगा आपसे सर कि उस हिसाब से फोकस नहीं किया गया है आदिवासी, नाम सिर्फ है अबुआ बजट, अबुआ पर फोकस नहीं है कुछ? देखिए, अब जिस तरह से 56 लाख लाभुक हैं, हम जो समझ रहे हैं 56 लाख लाभुक हैं मैया योजना के, तो वो कौन है? आदिवासी हैं। एक तरह से अगर मान के चलिए तो सरकार तो उस सोच के साथ काम कर रही है। अब स्पेसिफिक हम आदिवासी को ही ये चीज दे देंगे, इसको न करके उसको मतलब उनके लिए कोई खास विशेष योजना नहीं है। विपक्ष तो अभी से ही मांग कर रहा है कि सिलेंडर का कहाँ है, 7 किलो अनाज कहाँ है, तो नौकरी 300 यूनिट कहाँ है, नौकरी का हालांकि पता नहीं वित्त मंत्री ने क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं सरसरी निगाह से देख रहा था तो स्थापना मद में 250 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है। इसका मतलब कि सरकार खर्च करेगी वेतन पर, नए जिला का निर्माण होगा, नए प्रखंडों का निर्माण होगा। इस तरीके का अगर स्थापना में खर्च करने जा रही है और इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब नौकरी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिटायर कर्मचारी का तो फिक्स है, सरकार कुछ करे चाहे ना करे रिटायर होते जाएंगे। लेकिन अगर वेतन आयोग है, पुरानी पेंशन लागू है। देखिए, वो जो स्थापना पर 250 करोड़ का खर्च का जो आंकड़ा है, हमको लगता है सरकार थोड़ा उसको कम दिखा रही है। आपको जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप जो इंक्रीमेंट देते हैं प्रति वर्ष, अगर आप उसको 5 से 7% का इंक्रीमेंट देते हैं तो स्थापना व्यय अगर मान लीजिए 100 करोड़ है तो अगला साल तो अगर 10% का इंक्रीमेंट होगा तो 110 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। तो वो तो रेकरिंग सरकार का खर्च है, वो कोई उस पे एक सवाल सिलेंडर के मामले में वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है? हाँ, अच्छा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सरकार का कार्यकाल 5 साल का है, तो अभी तो पहला साल है, अभी 4 साल बचा हुआ है, हम उसको करेंगे। दाल के लिए भी तो आखिरी साल में संभवतः पैसा मिला था, आपको याद होगा। और अभी सरकार को वित्त मंत्री जी जानते हैं, कांग्रेस से हैं, जानते हैं जो अभी चुनाव में नहीं जाना है। चुनाव में जाने से पहले सरकार सिलेंडर क्या और चीजें भी देगी, 7 किलो चावल भी दे देगी। सर एक ठेठ सवाल, मतलब मेरे जैसे लोग जो नहीं समझते हैं उतना बजट को, मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिछले साल 1,28,000 करोड़ का बजट था, इस बार 1,45,400 करोड़ का बजट है। तो पैसा तो बढ़ गया, फिर दिक्कत कहाँ है? जिससे अगर हम समझना ये चाहें, जिनके मन में ये हो कि भाई पैसा, फिर आप लोग बोल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा हो कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाएगा चूँकि पैसा का कटौती हो गया। जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो वो यह सोच रहे होंगे कि भाई पैसा तो बढ़ा है बजट का, तो आखिर कैसे आपको लगता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल मतलब है। साधारण सिंपल सा, मतलब साधारण आदमी का बड़ा सवाल है। जो भाई बजट की राशि बढ़ रही है तो पैसा तो है तब ना राशि बढ़ गई। हाँ। तो फिर क्यों? देखिए, इसको इस तरह से 1,28,000 करोड़ का बजट था पिछला, इस बार 1,45,000 करोड़ का है, तो राशि वृद्धि कितनी है? लगभग 17,000 करोड़ हुआ लगभग। तो 17,000 करोड़ में आप ये मान के चलिए जो 17.5, 18, 20,000 करोड़ रुपया तो मैया सम्मान योजना में चला जाएगा जी, बढ़ा 17,000, अब मैया सम्मान में चला गया 20,000 करोड़ लगभग। एक हमारा जैसा लेमैन जोड़ के चलता है तो अभी तो 13,000 करोड़ का प्रावधान इसमें है। लेकिन अगर 55, 56, 57 लाख अगर लाभुक हो जाता है तो वो राशि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास जाएगा। अब मान लीजिए बिजली बिल 200 यूनिट तक हम फ्री कर दिए हैं, तो उसमें जो आंकड़ा याद है जो लगभग 4,000 या 4,400 करोड़ रुपया का पर एनम सब्सिडी देना होगा। तो 20 उधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो 24,000 करोड़ हो गया। उसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट है, जो रेकरिंग आपका खर्च है, वो अगर आपका जो बढ़ रहा है सरकार का तो 1,000-2,000 करोड़ ये है, तो हम बजट की राशि को 17,000 करोड़ बढ़ा रहे हैं। और नन प्लान में
गैर स्थापना में जहाँ से सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, वहाँ हम 25,000 से लेकर 27,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो 10,000 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं विकास की राशि। अब यहाँ पे एक और लेमैन वाला ही सवाल है कि पैसा रहने के बावजूद जो है पैसा सरेंडर करना पड़ जाता है, खर्चे नहीं हो पाया। ये बड़ा उलझन, ये इसका आज तक न वित्त के जो माहिर विशेषज्ञ लोग हैं वो भी इसका निदान नहीं बता पाए हैं। जो बजट, देखिए, एक तो बजट जब भी बनता है तो सरकार क्या करती है, जो पिछले बार के बजट से थोड़ा सा अपने को आगे बढ़ा के मतलब पेश करती है, लेकिन वो जानती है जो इतनी राशि न हमारे पास उपलब्ध होगा और न हम इतना खर्च कर पाएंगे। लेकिन मतलब सरप्लस बजट बनाने का एक पुराना और इस तकनीकी परंपरा है। इसके माइन्यूटली जो इसका जो तकनीकी पहलू है ना, उसको हम भी नहीं आज तक समझ पाए हैं। किसी आर्थिक विशेषज्ञ से समझना होगा। इसको लेमैन की तरह समझिए, सरकार का कोई भी काम का टाइम पीरियड होता है और उसका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट अलग चलता है और काम अलग चलता है। अब उसको एनओसी लेने में अगर टाइम पे नहीं हुआ खर्च तो वो पैसा वापस करना पड़ता है। तो वो सरकार कहती है कि भाई बजट पैसा वापस मंगा लिया, या जैसे इसी बार सरकार फॉर्मेशन होने से बाद जितने विभाग के पैसे थे वो मंगाया गया ताकि मैया योजना में डाला जाए। लेकिन आप उस जिस चीज़ का हिसाब मांग रहे थे, हम लोग के वेबसाइट पे भी है, सर ने जो खबर लिखी है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा। तो सरकार की बात और सरकार का बजट में थोड़ा विरोधाभास है। देखिए, ये लोग अपने कह रहे हैं कि हम अपना पैसा कर से 35,200 करोड़ कराएंगे, कर राजस्व से इतना मेरे पास आएगा 56 करोड़, केंद्रीय सहायता से इन लोगों ने 17,000 करोड़ रखा है। अब यहाँ पर ही तो डाउट है। सरकार जो भाषणों में कहती है, उसके अलावा केंद्रीय करों से राजस्व को हिस्सेदारी, फिर यहाँ डाउट है। क्योंकि इसमें डाउट क्या है? केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी मतलब कि जीएसटी। हाँ, बस ये एक अनुमान है। हाँ, अनुमान है। हमको केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है उससे हमको लगभग 47,000 करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब होता क्या है ना, कभी कभी जैसे हम अनुमान पर, देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए जो बजट अनुमान का होता है, बजट कभी भी मतलब फैक्चुअल नहीं होता है। उस अनुमानित हाँ, मतलब वो सरकार मान के चलती है जो हमको इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, इतना पैसा यहाँ से हम ले लेंगे, इतना हमको केंद्र से मिल जाएगा, हम इतना का ऋण ले लेंगे और ये सारा पैसा को इस मद में इस तरह से खर्च। तो बजट एक प्लान है और प्लान फिक्स तो हो नहीं सकता है, नॉन फिक्शन है। हाँ, मतलब प्लान तो है ही, मतलब कहने का मतलब वो उसको हम एक शब्द कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जो फैक्चुअल नहीं होता है। बजट जो है सो मतलब फैक्चुअल बजट कभी नहीं होता है। कहने का मतलब वो हम एक अनुमान के, हाँ, एस्टीमेट के आधार पर, अनुमान के आधार पर हम बजट बनता रहा है। तो चलिए, लाइव काफ़ी लंबा हो रहा है, लाइव को समाप्त करते हैं। और भी जो आपके सवाल रह गए हैं या फिर हम लोग जो नहीं ढूंढ पाए हैं, वो सब जानकारी भी आपको फॉलोअप पे मिलते रहेगा। thefollowup.in पे भी आप खबरें पढ़ते रहिए। फॉलोअप झारखंड के अलावे फॉलोअप जो है बिहार भी प्रवेश कर चुका है। फॉलोअप बिहार के पेज पे भी जाइए, हम लोग यूट्यूब पे भी हैं फॉलोअप बिहार करके, ट्विटर, इंस्टा सभी जगह पे हैं। बिहार से जुड़ी हुई भी हर छोटी बड़ी खबरें जो है आप तक पहुंचती रहेंगी और झारखंड से हर बड़ी छोटी खबरें जो है आप तक हम लोग पहुंचाते ही रहे हैं। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।